हम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए हम सारे मिलकर ये देखें कि इस रोज़ ज़मीन यानी इस गैलेक्सी पे मुसलमानों की ये हालत ज़ार, ये ज़ुबू हाली क्यों है। हम चलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना, यानी वो उलुल अज़्म पैगंबर थे, लेकिन उन्होंने भी अल्लाह को बग़ैर देखे ईमान तो ले आए, लेकिन उनका प्रोसेस क्या था। अल्लाह को बग़ैर सोचे नहीं, बल्कि बतदरीज मुसलसल सोच और विचार, उस मुसलसल जदोजहद के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मुनाज़ल तय करने के बाद अल्लाह तक पहुँचे। वो अक्ली और इल्मी सफ़र के बाद सूरज चांद सितारों को रद्द करते हुए इस वहदहू ला शरीक तक पहुँचे, जो सिर्फ वाहिद और आहिद है। आज मुसलमानों ने इस इल्मी सोचो विचार के प्रोसेस को छोड़ दिया है। मुसलमान फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक उनकी ये जो ज़ुबू वाली है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह आबाद है, उनकी जो कसम पुरसी है, उसकी वजूहात भी हमें मुसलमानों को, हमारे लीडरों को, हमारे उलमा इकराम को सोचनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए। चूँकि कुरान पाक में ये हुक्म है कि तुम कुरान यानी मुझे पढ़ो और इस पर तदब्बर करो, इस पर तदब्बर करो, इस पर गौर करो, इस पर फ़िक्र करो। चूँकि कुरान में दुनिया की जिस कदर उलूम है, उसका अहाता जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। हमने कुरान पाक को रट तो लिया, लेकिन उस पर सोच और उस पर गौर व फिक्र हमने करना छोड़ दिया। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा यानी पहले सूरज को कहा ये मेरा खुदा है, लेकिन फिर उसको रद्द कर दिया। सितारों को कहा ये मेरे खुदा हैं, उनको रद्द कर दिया। चांद को कहा ये मेरा खुदा है, उनको रद्द कर दिया। चूँकि ये सारे गुरूब होने वाले, उन्होंने कहा नहीं। चूँकि सोच की जो मुसलसल एक कोशिश थी, एक रिसर्च थी, वो उनके जहन में मौजूद थी। वो रिसर्च करते रहे और हर उस आइडिया को, उस सोच को रद्द करते रहे उस वक्त तक कि जब तक उन्होंने अपने खुदा को पा नहीं लिया। उस वादा ला शरीक को पाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो यकीन था, जब वो उस यकीन की मंजिल पर फायज हो गए, तो वो उलुल अज़्म पैगंबर कहलाए। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इब्राहीम, मैं तुझे खिलाफत की मंजिल पर फायज करता हूँ, उन्हें आलमीन का खलीफा बना लिया। नाज़रीन, क्या वजह है कि हमारे फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक, सूरिया को ले लें, यमन को ले लें, आप इराक़ को ले लें, आप जहाँ जहाँ आप बर्मा में देख लें मुसलमानों की क्या हालत है, तो इन तमाम इलाकों को देखते हुए हमें अपने लीडरशिप से और अपने उलमा से, हम अवाम को पूछना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं। हमने ये सोच और इस प्रोसेस को चूँकि जब छोड़ दिया, तो ये मुश्किलात हमारे सामने आ गई। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आज हम चूँकि 11 फरवरी गुजर तो गई, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप आज ये सुन सकें कि जनाब मकबूल भट्ट शहीद, जिसने अपना कल हमारे आज के लिए कुर्बान कर दिया, शहादत दे दी तिहाड़ जेल में। ये 11 फरवरी 1984 को इनको फांसी दे दी गई, और इनकी पैदाश है 18 फरवरी 1938। यानी इस दौर में, इस 50 साल ज़िंदगी में मकबूल भट्ट शहीद ने जो कुछ अचीव किया, जो चीज़ हासिल की, वो भी आपके सामने है। और अपना जवान खून हमारे आज के लिए जो दे दिया, वो भी आपके सामने है। आइए हम चलते हैं कि इनकी वालदा का वो इंटरव्यू सुने कि इस शहीद की वालदा अपने शहीद बेटे के लिए क्या फरमा रही है। और इसी के साथ में ये चाहूँगा कि हमारे नीलम दरिया में जो उस तरफ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं, या जो इस तरफ के जो मुसलमान हैं, वो एक दूसरे को किस कर्ब से गुजर रहे हैं और किस तरह एक दूसरे को
मुलाकात के लिए तड़प रहे हैं, वो भी ज़रा आप इस छोटे से क्लिप में देख सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हज़रत मैं चाहूँगा कि मकबूल शहीद की वालदा की आवाज़ और उनका इंटरव्यू आप सुनें। तासन मकबर वो तासन मकबर प्रह जाए वनकस खाली ये शहरस मन त खाली त्रिगमस मन त खाली मकबर बनत इस कत पका प्रह कन जाए दपान खुदाया कैसा करू खुदायस मंगनी मैंने खुदाया कसम हाजत नहीं हाजत बायस हाजत कसम भाई मुश्किल मैंने खुदाया हाजत कसम मुश्किल सारी मुश्किल मैं ख्याल से वो सब मुझे अपना भट्ट की वालदा हैं और इन्होंने जो अपने जिस हौसले से अपने ख़यालात का इज़हार किया, ये कश्मीरी ज़ुबान में बोल रही थी, लेकिन बहरहाल उनका जो मकसद और मुद्दा था कि मैं अपनी कश्मीर, अपनी आज़ादी के लिए इस तरह के और अगर बेटे होते तो मैं इस राय हक़ में कुर्बान करती, पेश करती। इसी के साथ अब नीलम दरिया जो है वहाँ का ये हालत देख लें कि हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो भाई हैं, जो मकबूजा कश्मीर में राइश पज़ीर हैं या जो आज़ाद कश्मीर के इलाके में राइश पज़ीर है, ज़रा उनको भी देखिए कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं और किस तरह चीख चीख कर अपनी आवाज़ एक दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्लिप है ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये क्लिप है और ये जो पूरी दुनिया की ज़मीरों के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, पूरी उम्मा के लिए अगर ये देख सकें और इन लोगों के एहसासात अगर वो जज कर सकें, महसूस कर सकें, मैं ये चाहूँगा कि ज़रा इस क्लिप को भी आप लोग देखें और दुनिया तक इस क्लिप को अगर शेयर करें कि हमारे लोग किस कर्ब से, किस मसाइब से, किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मकबूल शहीद की जो शहादत है, लेकिन उसी के साथ में केश खुर्शीद महरूम की तरफ ले जाता हूँ आपको कि हरारे कॉन्फ्रेंस में वो गए और उन्होंने वहाँ जाकर सबसे पहले OIC में कश्मीर के हवाले से अपनी करारदाद वहाँ ये उनको एहसास दिलाया कि कश्मीर भी एक इशू है और कश्मीर के लोग भी महकूम हैं, वो भी आज़ादी चाहते हैं। तो इस तहरीक का या OIC को आज़ाद कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के हवाले से एहसास दिलाने वाले जो केश खुर्शीद थे, उन्हीं की फ़लसफ़े को आज हमारी लीडरशिप के अक्सरियत जो है वो कहती है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के इस हिस्से को अगर हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगी, हमें इंडिपेंडेंट नहीं करेगी, हमें ये ज़िम्मेदारी नहीं देगी कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हम खुद दुनिया को जाकर बता सकें और कश्मीर की आज़ादी के लिए बात कर सकें और अपना केस खुद पेश कर सकें, जब तक ये हमें इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान नहीं देती तो ये मसला कश्मीर अगर 70 साल इससे पहले गुजर गए तो इसी तरह कई सदियों और गुजर जाएंगी, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। लेकिन हम इस मुतालबे को कई मरतबा हुकूमत पाकिस्तान के यहाँ पेश भी कर चुके हैं। आज मेरे साथ मेहमान हैं अपने दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा दुरानी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एक कश्मीर के हवाले से और सियासत के हवाले से इस जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके हवाले से ये बहुत ही बाखबर तजियाकार हैं, तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। तो जी, हमने मकबूल भट्ट शहीद के हवाले से 11 फरवरी के हवाले से और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का वो जो नोटिफिकेशन था उस हवाले से भी बात की कि उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया कि जो आज भी मकबूल शहीद को नाम से, उनके नाम से ये छुट्टी का इकरार या इजहार नहीं कर सके। उन्होंने कहा 11 फरवरी यूम अज़्म नो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक अदर खान साहब ने आज़ाद कश्मीर सरकारी तातील के ऐलान की मंजूरी दे दी। यानी छुट्टी तो की, लेकिन इनफैक्ट जो बात थी कि ये मकबूल भट्ट ने चूँकि जो कुर्बानी दी थी उस हवाले से उन्होंने ये तातील का इज़हार किया और उन लोगों के साथ यकजहती और शोधा के साथ अपनी कमिटमेंट का इज़हार किया। लेकिन यहाँ नाम लिखते हुए पता नहीं क्यों डरते हैं, इंडिया का डर है या किसका डर है कि मकबूल भट्ट की जो शहादत थी उसको अभी भी रिकग्नाइज़ करने में हम लोग पेशोपेश या हमें कोई शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं। जी दुरानी साहब, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? गुरदैस साहब, गुजारिश है कि
पहले तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब का ये जो इनिशिएटिव था इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक छुट्टी कम अज़ कम की, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल बजाय कि उसमें मकबूल भट्ट शहीद का नाम लिखना चाहिए था। अगरचे वो नोटिफिकेशन था ही उनकी शहादत के हवाले से, सबको ये मालूम है। और मकबूल भट्ट के हवाले से ही 11 फरवरी का दिन जो है वो कश्मीरी मनाते आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पहली दफ़ा कोई एक बुनियाद रखी, कम अज़ कम मकबूल भट्ट शहीद का नाम लिखा नहीं नोटिफिकेशन में, लेकिन लोगों को और ये अंडरस्टूड एक बात है कि ये अब एक चल पड़ा है कि ये चलेगा कि 11 फरवरी को एक हमारे कौमी हीरो की जो है ना उसकी शहादत पर एक सरकारी तातील होती है। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इस एक्ट को और इस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस फैसले को खराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का डर या कोई नहीं, मकबूल भट्ट शहीद के अपने नज़रियात थे। वो रियासत कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखना चाहते थे। शायद वो मजबूरियाँ हमारी हुकूमत को सामने आ गई हों, आड़े आ गई हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि मकबूल भट्ट शहीद हों, यासीन मलिक साहब अभी जो नज़रिया आज लोग तस्लीम नहीं कर रहे, या के एच खुर्शीद साहब का जो नज़रिया था वो तस्लीम नहीं कर रहे कि ये वाहिद अल कश्मीर की जो आज़ादी का जो वाहिद अल है, जो रास्ता है, पुरअमन जो रास्ता है, वो यही एक आला है और यही एक नज़रिया है। ये सब बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट्स हैं, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान का और जो इंडिया का जो केस है और कश्मीरियों का जो केस है वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक है, जिसमें तो तीसरा हल मौजूद ही नहीं है। इधर पाकिस्तान और इंडिया, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ या इंडिया, तीसरा उनको ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इसलिए अब इस पर बात अभी हम नहीं कर सकते। अगर ये हम तीसरा ऑप्शन देंगे, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोटली जलसे में कह दिया कि हम कश्मीरियों को आज़ाद कर देंगे, तो वो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो इसलिए तीसरा हल इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये फिर जो 70 साल की जदोजहद है वो कि UN रेजोल्यूशन पे कश्मीरियों को जो है ना वो हक़ राय शुमारी का दिया जाए, तो वो हमारा जो बेसिक जो केस है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि अगर तो UN रेजोल्यूशन में इसका आप समझें कि इनको राइट दिया गया होता कि थर्ड ऑप्शन के तौर पे, तो वो अभी तक मौजूद नहीं है। फिर वो आप या तो UN रेजोल्यूशन को भूल जाएं या फिर तीसरे हल की तरफ उसको देखें, तो ये दो बातें नहीं चल सकती। वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आकर मैं आपको UK की असेंबली की तरफ ले चलूँगा कि उन्होंने जो करारदाद मज़म्मत पास की है इंडिया के अगेंस्ट और कश्मीरियों की हमायत में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। स्टे विद अस प्लीज़। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये देखिए कि हमारे UK की असेंबली ने जो कश्मीरियों की हमायत में जो करारदाद पेश की है, मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ और उस MPs की, उनकी आवाज़, जो वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी आवाज़ भी दुनिया में जाए, मकबूजा कश्मीर में भी जाए, और बिलखुसूस मोदी के ऐवान जो उसका जो पार्लियामेंट हाउस है उस तक भी जाए कि दुनिया के जो महज़ब लोग हैं वो कश्मीर के हवाले से किस तरह क्या कह रहे हैं। ज़रा अगर इंडिया सुन सके तो हम ये चाहेंगे कि ये आवाज़ उनके ऐवानों तक पहुँचे। Madam President, today is Kashmir Solidarity Day. It's a time for us to reflect on the many Kashmiris who have been killed, raped, tortured and injured in their plight for self-determination over the past 70 years. They're not asking for charity. They're asking for their rights promised to them through UN resolutions. The world cannot turn a blind eye to the grave human rights violations suffered daily in the Indian-controlled Kashmir. The use of pellet guns on children as young as 9 is despicable and has been condemned by Amnesty International. Their use must be banned and the Public Safety Act needs to be reformed so that Indian soldiers are accountable for their actions. We need change, progress and action, not just words on this issue. If we cannot get justice for the Kashmiris, then there will be no regional peace. Markets and trade can never be more important than lives and human rights. I pay tribute to all those people that have given their lives to the cause, and I salute the Kashmiri resilience to this oppression. Their sacrifices must never be forgotten, and we need to support the occupied Kashmiris to stop their persecution. जी नाज़रीन, इसी के साथ हम
यूनाइटेड स्टेट यानी न्यूयॉर्क असेंबली ने भी जो करारदाद कश्मीरियों के हक में पास की, मैं ये चाहूँगा कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ। शायद न्यूयॉर्क असेंबली की आवाज़ जो है वो इंडिया तक पहुँच जाए कि वो कश्मीरियों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। और जो बाइडन की अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कश्मीर पर कंसर्न जो शो किया है वो भी आपके सामने आ गया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उनकी असेंबली ने जो करारदाद पेश की है वो क्या करें। मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला कहने वाले भारतीय हुक्मरानों के मुंह पर जोरदार तमाचा। अमरीकी ऐवानों में मजलूम कश्मीरियों की आवाज गूंजने लगी। तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली में कश्मीर अमेरिकन डे मनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। अमरीकी सेनेट ने भी मुतफिका तौर पर करारदाद की मंजूरी दे दी। Day is a very special day, not only for Albany, for the city of Yonkers, for the entire state of New York, as we celebrate Kashmirian American Day in New York State. This is historical because this is the first state in America to recognize Kashmiri American independence and to recognize the special contributions of Kashmirian Americans to Western civilization and society. वहाँ जो मेंबरान असेंबली मेंबरान है न्यूयॉर्क के, उनके जो कंसर्न आपने सुने, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वक्त दुनिया जो है कश्मीर के मसले को ह्यूमन राइट्स का इशू लेकर आगे बढ़ रही है और चल रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि इसका क्या प्रोबेबल, अब हमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म का जो कोटली में जो ख्याल था वो तो जो आर्टिकल 257 है उसके तहत है कि हमें ये राइट दिया गया है कि उस करारदादों के बाद जब हम डिसीजन कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमसे पूछा जाएगा कि क्या हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। ये चॉइस पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन बहरहाल एक बहस दर बहस इस वक्त चल रही है। लेकिन उस मरहले तक पहुँचना ही मुश्किल है। उस तक पहुँचेंगे तो देखेंगे। तो आप क्या फेडरल गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं, अपनी साफ़ी बरादरी को क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें किस तरह से चलना चाहिए? चूँकि इस वक्त जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, ये जिस तरह से इंडिया अपने किसानों के साथ कर रहा है, तो उस हवाले से हम तो बड़े मायूसी फैलती जा रही है। ये सब जो डायस्पोरा है, कश्मीरी डायस्पोरा, आपको पता है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी अभी आपने करारदाद बताई, और ये जो कश्मीरी डायस्पोरा ये उनकी अचीवमेंट है। हमारे जो कश्मीरी ब्रिटिश नेशनल हैं 1.2 मिलियन जी, उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बार बार ये करारदाद जो है वो, और आपको पता है मसला कश्मीर वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैदा करता है, और उनकी तरफ से ये मैसेज जाना एक बड़े सिग्निफिकेंस मैसेज है। और न्यूयॉर्क असेंबली की अभी आपने बात की, वहाँ पे भी अब इसका मतलब है कि दुनिया अब कश्मीरियों की आवाज़ सुनना शुरू हो गई है। जो बाइडन इंतज़ामिया की आपने बात की, जो बाइडन इंतज़ामिया चूँकि अभी वो नई उनकी पॉलिसी इस तरह वाज़ेह नहीं हुई, अभी एक उन्होंने कंट्रोवर्सी भी की कि मकबूजा कश्मीर को उन्होंने भारतीय कश्मीर के तौर पर बताया, तो वो भी करेक्शन हो गई थी, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी वहाँ से भी पैदा हुई कि शायद उनके जो बाइडन इंतज़ामिया में इंडियन ज़्यादा जो नयाद हैं, 20 आदमी 20 जो इंडियन जो है वो लिए। तो इसलिए अब ये देखना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमने अपने डायस्पोरा को कितना स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि आप देखें इंडियन जो डायस्पोरा है वो तो जो बाइडेन समेत बहुत सारे जो अमेरिकन और ब्रिटिश और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, उनके पॉलिसी जो मेकर्स इदारे हैं, उसमें वो घुस गए। जी बिल्कुल। और हमारे जो पाकिस्तानी या कश्मीरी हम जो कोशिश करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे लोग जाते हैं, जो वोट से इलेक्ट होके वहाँ पे पार्लियामेंट, वो अपनी तौर पे वो करते हैं, लेकिन जिस तरह वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, जिस तरह इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल इदारों में जा रहे हैं, जॉब्स उनको मिल रही हैं, जिस तरह उनके लिए दरवाजे खुले, इस तरह पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसलिए वजारत खारजा को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये अपनी पॉलिसी को नजरसानी करनी पड़ेगी। और हमारे जो फॉरेन मिशन ये बताएं कि इंडिया के जो लोग गए, उन्होंने वहाँ मेहनत की, उन्होंने जाके वो अपने स्पेशलाइजेशन की, उन्होंने उस सब्जेक्ट में वो PhDs हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका मुतहाज है उनकी एक्सपर्टीज़ की, और उनको बहैसियत एक्सपर्ट उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ लिए और फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमने डिलीवर क्या किया पूरी दुनिया में, झगड़ों के फसाद के डिलीवर क्या कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उन्होंने एक एज ए पॉलिसी जो है ना, नेशनल पॉलिसी के तौर पर ये रखा। आपने देखा कि इंटरनेशनली इंडिया के बाहर को बीजेपी या आपको कांग्रेस नज़र आती है? जी,
उनकी ये नेशनल पॉलिसी है कि डायस्पोरा को हमने बाहर जो बैरून मुल्क इंडियन है उनको तकसीम नहीं करना। हमारी तो आप देखें कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो तो कई ग्रुपों में बटे होते हैं, कोई नून लीग का झंडा, को पीपल्स पार्टी का झंडा, को पीटीआई का झंडा, तो वो एक पॉलिसी के तहत मैं कह रहा हूं हमने डिलीवर क्या किया? डिलीवर इसलिए कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी को अपनी देखें नजरसानी करनी पड़ती है, रिविजिट करना पड़ता है आपको पॉलिसीज का। अगर हमारा डायस्पोरा उस लेवल पे नहीं जा सका तो उसमें हमारे लोगों का कसूर नहीं है। हमारे लोगों ने जो मेहनत करनी थी वो करके आज वो रिजल्ट आप देख रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, न्यूयॉर्क में, ये हमारे लोगों ने अपने तौर पे किया, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट से नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, हमारे फॉरेन मिशन को इतना एक्टिव होना चाहिए। अब हमारे फॉरेन मिशन जो हैं वो सोए रहते हैं, एक दिन कश्मीर का मना के 5 फरवरी उसके बाद पूरा साल उनको कोई कश्मीर के हवाले से आप देख लें। वो UN की जो है असेंबली में मलिया लोधी ने जो है फ़लस्तीनी बच्चे की कश्मीर की जगह वो उठा ली तस्वीर, इस हद तक हम सोए हुए। तो अगर हमारे सफारतकारों का ये हाल है तो फिर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी वो क्या? बड़े साहिब नज़र हैं आप, बड़े इन टच। मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारा स्टेट मिनिस्टर कश्मीर के हवाले से ले लेती, हम अपने प्रोग्राम की तवासत से गुज़श्ता 5 साल से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि कश्मीर के हवाले से एक स्पेसिफिक स्टेट मिनिस्टर होना चाहिए, वो कश्मीरी नज़ाद होना चाहिए, वो कश्मीर से उसका ताल्लुक होना चाहिए ताकि वो अपने इशू को पूरी दुनिया में जाकर पेश करे। उस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? मेरा तो ये नुक्ता नज़र है कि जी कश्मीरी लीडरशिप को, वो आप वाली बात है, मैंने कई जगह पहले भी की। सैयद अली गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हमारे कश्मीर के सबसे बुजुर्ग तरीन रहनुमा जो, उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि कश्मीरियों को अपना मुकदमा खुद लड़ने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल। जब तक फरीक खुद नहीं सामने आएगा आप वकील के थ्रू नहीं केस लड़ सकते। बिल्कुल। फरीक को आपने पीछे कर दिया, वकील को आगे कर दिया। जब तक फाइल के साथ साहिल नहीं होगा, साहिल हम है कश्मीरी, बिल्कुल, हम जब तक खुद नहीं पेश होंगे लोग हमारे किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप यहाँ पे देखें वजीर खारजा जितनी अच्छी शुस्ता इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलें, जो मर्जी करें, लेकिन वहाँ पे हमारा एक कश्मीरी लीडर पंजाबी पहाड़ी ज़बान में बात करेगा ना, वो ज़्यादा लोग सुनेंगे। जी बिल्कुल, इंटरनेशनली, क्योंकि कश्मीर का वो खुद रहने वाला है, उसको जो दर्द महसूस होता है, जो इस तरह बात कर सकता है, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा नहीं कर सकते। इसलिए आप देख लें कि इन्होंने तो कश्मीर कमेटी का जो बुरा हाल कर दिया। वजारत उमूर कश्मीर के आपके सामने कैफियत है कि दोनों वजीर जो हैं उनको कश्मीर की अलफ बे का नहीं पता, जोग्राफिया का नहीं पता। तो ऐसे लोगों को नहीं लगाना चाहिए, ये कश्मीर के साथ मजाक है। क्यों कश्मीरी जो आप इतनी बड़ी जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने तीसरी नस्ल कटवा दी, उनके साथ मजाक कर रहे हैं आप। आपकी तो ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है कि आपका वजीर उमूर कश्मीर कैसा है, आपका कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कैसा है, उसकी बैकग्राउंड उसका क्या है। यहाँ पे तो यही नज़र आता है कि इनकी जो इंटरेस्ट है कश्मीर के बारे से वो यही है कि अली अमीन गंडापुर जो वजीर उमूर कश्मीर हैं और शहरियार अफरीदी चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं। वेर एज के यहाँ पे कश्मीर के ऊपर एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए था। यहाँ पे इनको बहुत बड़ा जो है ना, वो मैं समझता हूँ इनको एक थिंक टैंक बनाना चाहिए कश्मीर के ऊपर। या आज तक कश्मीर के हवाले से कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बना सके। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर हम दुरानी साहब से इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन अपने उस आखिरी सेगमेंट में हमें गुज़श्ता हमने पहले अपने प्रोग्राम में बाघ के जंगलात के कटने की और वहाँ से लकड़ी स्मगल होने के हवाले से खबर दी थी, और आज हमारे साथ DFO बाघ सैयद ताहिर अली शाह लाइन पे मौजूद होंगे। हम ये चाहेंगे कि उस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के 40% हैरी सिंह के दौर के 40% जो जंगलात थे वो कटकर अब 3% से भी लेस नीचे आ गए, तो क्या ये हमारे हुकूमतों की, हमारी जमहूरियत की, हमारे इस लीडरशिप की ये कमालात हैं कि हरी सिंह के जंगलात जो थे 40% थे वो अब आज 3% से भी लेस है। उस हवाले से हम तफसीलन DFO बाघ से बात करेंगे और हमारे जो वहाँ के नुमाइंदा हैं आमर अली सैयद, उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन जी। हमने आज हमारा जो आज के प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी अहम खबर थी वो सरदार सिकंदर याद खान साहब के हवाले से थी कि उन्होंने दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गए हैं।
उम्र के इस हिस्से में कि अब उनको चलना फिरना उठना बैठना भी मुश्किल है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से और अतीक खान साहब इस खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पूरे आज़ाद कश्मीर में ये खुशियों का इजहार कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि अतीक खान साहब को भी लाइन पे लें, लेकिन उनका वो अपना नंबर उठा नहीं रहे, तो उसी के साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि दुरानी साहब उस पर तबसरा करें। लेकिन नाज़रीन, क्या आज़ाद कश्मीर या हमारे पूरे पाकिस्तान में ये भी कोई हो सकता है कि एक मुलाजिम जो है वो 60 साल अपनी नौकरी पूरी करके वो रिटायर होता है? क्या हमारे सियासतदानों की सियासी ज़िंदगी में या उनके उसूलों में भी रिटायरमेंट का भी कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है कि इस वक्त उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था और वो एल्डरली एक बुजुर्ग रहनुमा की हैसियत से लोगों को अपने सक्सेस स्टोरीज, अपनी जो उनकी जो कमालात थे उस हवाले से शेयर करते और अपनी कौम और नस्ल को एजुकेट करते। लेकिन उन्होंने फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज्वाइन करके तो इसका फिर क़यादत सवाली है। जी दुरानी साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत जो आप कहते रहते हैं हम कि सियासत बड़ा बेरहम खेल है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो ये ऐसे ही है जिस तरह आप आज कह रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले खुशियाँ मना रहे होंगे वापसी पे। ये खुशियाँ उन्होंने उस वक्त भी मनाई थी जब सिकंदर साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ी थी, क्योंकि सरदार अतीक साहब जो है वो सदर जमात बने थे, तो सिकंदर साहब का मुतालबा था कि वो एक ओहदा छोड़ दें, वजारत उज़्मा या सदारत, तो वो उन्होंने नहीं छोड़ी। तो वो अल्टीमेटली सिकंदर साहब और राजा फारूक हैदर साहब जो आज के वज़ीर आज़म हैं, इनका एक ग्रुप बना, इन्होंने फिर वो बगावत की जमात से और अपना एक फारवर्ड ब्लॉक बना के इन्होंने अपनी जमात के वज़ीर आज़म सरदार अतीक साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की थी 2008-9 में, जनवरी 2009 में। तो वो इसलिए बैकग्राउंड में बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, इससे 10 साल पहले भी इन्होंने इस तरह खुशियाँ मनाई थी जब ये ग्रुप चला गया था। लेकिन उसके साथ ये भी है कि सिकंदर साहब ने मुस्लिम लीग नवाज़ जो आज गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, उसके बनाने में उनका कलीदी किरदार था। मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट देने में सिकंदर साहब का और उनके, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में बड़े तजर्बाकार सियासतदान, आज़ाद कश्मीर में बरादरियों का असर रसूख आप इससे इनकार नहीं कर सकते जी। इलाके और बरादरी की सियासत की जाती है। ये बरादरी इज़्म भी जो है ना, ये सरदार सिकंदर अय्याज साहब ने इसको बड़ा प्रमोट बहुत सारी किया, खराबियों की जिम्मेदारी उन पर आती है, मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन उसमें यह हुआ कि 2010 में जब मियाँ नवाज शरीफ ने हमारे दोस्त मुश्ताक मिनाज साहब वज़ीर इत्तलात जो हैं, उनकी मुतालबे में या उनकी मोहब्बत में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग बनाने का फ़ैसला किया, तो सिकंदर साहब से नवाज शरीफ साहब मिलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कि जो इन्होंने मुशर्रफ के उसमें जो साथ दिया था तो वोट डाला था उसके रेफरेंडम में मुशर्रफ को बना एज ए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। तो फिर भी इन दोस्तों ने मुतालबा किया तो वो मिले। आज वही मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फिर इल्ज़ामात लगा के वापस आ गए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। तो ये हम सिकंदर अय्याज खान साहब के हवाले से आइंदा इंशाल्लाह प्रोग्राम जो होगा उसमें तफसीलन हम जिक्र करेंगे और ये चाहेंगे कि सरदार अतीक खान साहब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हों, ताकि वो चूँकि वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों में एक बालग नज़र सियासतदान है, अहले शऊर में से उनका ताल्लुक है, पढ़े लिखे सियासतदान है और वो बहुत दूररस नज़र रखते हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की ने दी अपनी मौजूदगी में, और उनकी मौजूदगी में ये बड़ा मशहूर है कि वो उनके दस्तखत भी करते रहे। तो दस्तखत तब भी कोई मदा कर सकता है कि उनकी तमाम चीज़ें अखज़ करके, तो उससे मालिक को पता होता है कि मेरी जगह ये गलत दस्तखत नहीं करेगा। तो नाजरीन, मैं ये चाहूँगा कि बाग के हवाले से सैयद ताहिर अली शाह साहब जो DFO बाग हैं उनसे पूछ सकें कि ये जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की उसको भी मैं पढ़ के बताता हूँ, और उसका जो जिस्ट है वो ये है कि आला सतही तहकीकाती कमीशन ने महकमा जंगलात के मौक़िफ़ को दुरुस्त करा दिया, और वहाँ जो हड़ताल की गई, जो सियासी लोगों ने उस हवाले से बातें की, या जो वो ट्रक जो रोके गए, जो सिविलियन जो लोग थे ट्रक रोकने के लिए जगह पर आए, और जो मीडिया की जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, और वो लोग वही थे जो इस स्मगलिंग में शामिल थे। जंगलात वालों का ये मौक़िफ़ था। ताहिर अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी आप हमारे साथ शामिल हुए इस प्रोग्राम में, और नाज़रीन को बता सकेंगे इन ब्रीफ कि ये जो आज़ाद कश्मीर इन जर्नल, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा लाट में आप जंगलात वालों में एक पढ़े लिखे DFO हैं, और जंगलात के हवाले से जितना मुतफक्कर आपको होना चाहिए, मुझ जैसे बंदूक को अब नहीं होना चाहिए, चूँकि हम तो बूढ़ों में शामिल हैं, और नई नस्ल जो आने वाली है
उसको आप 2% से नीचे जंगलात का खजाना उनके हवाले करके जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया गद्दारी साहब आपका, आपके चैनल का, आपके जो कुलीग हैं और आपके उस निज़ाम का जो आपने मेरे बारे में अल्फाज कहे हैं। मैं स्पेसिफिकली तो पहले इस वाक़े के वजह से बात करना चाहूँ जिस तरह आपने बात की है कि आपने मेरा प्रेस रिलीज भी देखा है। देखें जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा जो मैंडेट है वो ये है फर्स्ट के अवलन ये कोशिश की जाए कि कहीं दरख्त वगैरह न काटे जाएं, ये नेचर जो रिसोर्स है इसका नुकसान न हो। अगर कहीं किसी तरीके से किसी वजह से जो भी वजह हो, अगर कहीं दरख्त काट के या काटे गए तो उसके बाद जो कानून जो स्टांस लेता है वो यही है कि आप उस मुलजिम के खिलाफ और उस लकड़ी के हवाले से कोई फैसला करें। जो मेरे एंड पे आता है वो दो ही बातें हैं। एक तो ये है कि आप वो लकड़ी वहां से उठा के आप अपने गवर्नमेंट डिपोज में लाएं। दूसरा ये है कि आप उस काटने वाले को उसको सजा जजा दें, जजा तो खैर क्या, उसको सजा ही दी जाए, उसको फाइन किया जाए, उसके खिलाफ FIR की जाए। यहाँ जो वाक़ा हुआ 25-26 जनवरी के दरमियान शब को बाड़ीकोट गदेसा खासा दूर इलाका है बाग से, वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। तो रात को इस दिन प्रोफेशनल लोगों ने, आपको पता है चैनसा अवेलेबल है, 10-15 मिनट लगा के दरख्त काट के फेंक के चले गए। जब मुझे इतला मिली मेरे स्टाफ को तो हमने फौरी तो पर ये एक्शन लिया कि हमने वो लकड़ी वहीं जब्त करवाई। उसके बाद वो जो लोग थे जो काटने वाले, उनके खिलाफ हमने FIR के लिए तहरीक की। अभी FIR उनके खिलाफ काटी नहीं गई थी तो हमने ये स्टांस लिया अपने स्टाफ को कि इस लकड़ी को, क्योंकि इनकी ख्वाहिश तो यही है कि लकड़ी लोकल हमें मिले, जिन्होंने काटी थी कि हमें फाइन वगैरह करके दे दिया जाए। तो ये जो लोग हैं ये प्रोफेशनल लोग हैं, तो उनके सेक्शन को डिस्करेज करने के लिए मैंने ये ऑर्डर दिया कि इस लकड़ी को जो हमारा डिपार्टमेंट का जो सरकारी डिपो है रेडा के करीब ही है, वो शेरपुर उसको कहते हैं, इस डिपो में ढुलाई की जाए। वो लकड़ी जब हमने ढुलाई की, प्रॉपर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसके तहत ढुलाई, तो यही लोग वहां से आके मेन रोड पे जमा हो गए कि ये लकड़ी आप नहीं ले जा सकते। तो वहाँ जो वाक़ा हुआ वो वन साइडेड जिस तरह रिपोर्ट हुआ, मैं तो वहाँ मौके पे नहीं था, उसकी मैं भी अपना वहाँ स्टैंड देता। उसके हवाले से फिर आपको पता है कि बाद में मुजाहरा भी हुआ, फिर उसको एक पॉलिटिसाइज भी किया गया। ताहिर अली शाह साहब, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, आपका ये मौक़िफ़ आ गया, हम इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, बाग में हाल ही में जो एक स्कीइंग, आइस स्कीइंग जो थी या स्नो स्कीइंग जो थी, उस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, टूरिज़म डिपार्टमेंट ने जो एक बड़ा फंक्शन किया और पाकिस्तान से इस वक्त जो फॉरेनर जो थे वो स्कीइंग के लिए सदन गली गए। मैं ये चाहूँगा कि सेक्रेटरी टूरिज़म ने जो खताब किया या वहाँ जो स्कीइंग के जो इवेंट है वो आप देख सकते हैं। करार दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले साल इससे बेहतर फेस्टिवल हो स्कीइंग का, और साथ में हम एक चेयर लिफ्ट लगवाने की कोशिश करें ताकि जब स्कीर्स ऊपर चोटी पे जाना चाहते हैं तो उनको बार बार हाइकिंग करनी पड़ती है। तो उसकी बजाय उनकी फरमाइश है कि अगर हमारे पास चेयर लिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं तो वो करने के बाद हम इसमें एक इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसकी तरफ पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आमिर साहब, मुख्तसर बताइए, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। मैं तो ये चाहता था कि आज सदन गली के हवाले से और ये सेक्रेटरी टूरिज़म के हवाले से उसका पूरा इंटरव्यू दिखाएं और स्कीइंग का भी इवेंट दिखाएं, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। ये जंगलात के हवाले से हमने ताहिर अली शाह साहब से इब्तदाई तो उन्होंने बातचीत की कि ये वो जो स्मगलर थे वो रुकावट बने इसमें, हमने तो लकड़ी पकड़ी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये जो जिस लकड़ी की बात की जा रही है ये बाड़ीकोट के जंगलात से काटी गई है और ये मकामी लोगों ने रियाड़ा के मकाम पे इसको रोका है और उनके मुताबिक, मकामी लोगों के मुताबिक ये गैर कानूनी लकड़ी है और इसमें महकमा जंगलात का अमला भी इन्वॉल्व है। ये मकामी लोगों का ऐसा कहना है। और फिर जो जंगलात वाले ने जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे उसको टेक ओवर किया सारे मामले को, और वहां से जो साथ में पुलिस चौकी थी वहां पे भेजा गया। तो जंगलात के मुताबिक ये थी कि ये माफियाज हैं और ये जो दोनों माफियाज आपस में लड़ रहे थे, जो दोनों स्मगलर थे, और उनकी लड़ाई की वजह से ये सारा माहौल क्रिएट हुआ। लेकिन जो एक अहम बात वो ये थी जो कि जब जंगलात का वहां पे हमला गया और उन्होंने वहां से जब उस लकड़ी को हैंड ओवर किया तो उस वक्त जब उसको शिफ्ट किया जा रहा था तो जंगल जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके मुताबिक लकड़ी पे मार्किंग होनी चाहिए थी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आमिर अली सैयद, हमारे सच टीवी के वहाँ लोकल रिपोर्टर हैं, बड़ी तहकीक करते हैं और बड़े एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है, इस सारे एपिसोड का जो मकसद है, बॉटम लाइन है, वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जंगलात को प्रोटेक्ट किया जाए।
हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं या फॉरेस्ट के जो लोग हैं, अगर वो अपने इस इलाके की अगर इस जंगलात को दोबारा, हम तो नहीं कहते कि वो 40% तक हैरिसिंग का मुकाबला करके तो उस तक ले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर ये अपनी मौजूदगी में ये 8-10% तक ले जाएं तो तब भी ये कौम पर बड़ा आसान होगा कि हमारे जंगलात दोबारा रिस्टोर हो रहे हैं। और इसी के साथ ये जो टूरिज़्म की बात हम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत बातें कर रही है टूरिज़्म, तो टूरिज़्म उसी हमारे वो अगर गलियाँ साफ, पहाड़ियाँ साफ हो जाएंगी, जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ तो फिर जानवर भी नहीं जाएंगे, परिंदे भी नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, अपने पहाड़ियों को आबाद करने के लिए, अपनी पहाड़ों को लिबास पहनाने के लिए अपने जंगलात का हौसला अफजाई कीजिए। और इन दिनों दरख्त लगाने का मौसम है, हर घर, हर फर्द ये अगर ये हल्फन ये इकरार करे कि मैंने 10 दरख्त ज़रूर लगाने हैं, तो हमें आइंदा आने वाले सालों में 10% 15% जंगलात ग्रो करने में हमारा जो पार्टिसिपेशन है, हमारा जो तावन है, वो शामिल हो जाएगा और हम अपने उस इलाके को खूबसूरत बनाने में हमारी जो काविशें हैं वो शामिल हो जाएंगी। हम अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से कि वो जंगलात वालों को स्ट्रेंथन करें, जंगलात वालों के लिए मज़ीद सख्त क़वानीन बनाएं ताकि लोग ये दरख्त ना काट सकें और ये चोरी का जो है स्मगलर्स जो हैं वो डिस्करेज हो सके। चूँकि स्मगलरों ने इन लकड़ी को फ़रोख्त करके महल्लात तो बना लिए हैं लेकिन पहाड़ों को वीरान कर दिया। मैं आज इसी पर ख़त्म करता हूँ, आइंदा हफ्ते फिर इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ जी।